नमस्कार दोस्तों, आधार ICS के YouTube चैनल में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के विषय में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। जिन भी एग्ज़ाम्स में सामान्य अध्ययन पूछा जाता है वहाँ यह पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है और अभी हम आगे आने वाले वीडियोज़ में सामान्य अध्ययन के सभी सब्जेक्टों पर चर्चा करेंगे। उनके डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी आपको मिलेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन सीरीज़ भी आपको मिलेंगी, वन लाइनर फैक्ट्स भी आपको मिलेंगे, करेंट अफेयर्स भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लगातार नए नए वीडियोज़ को आप देखते रहें। तो दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था वाले भाग में संघीय कार्यपालिका पर बात करेंगे। लास्ट 3 वीडियो भी हमने इसी टॉपिक पर दिए हैं। दोस्तों, थोड़ा लेंथी टॉपिक है, हम चाहते हैं कि पूरा आपको कवर हो जाए, इसलिए इसके इतने पार्ट बन रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में कुल वैध मतों का कितना भाग प्राप्त न करने वाले उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है? 1/2, 1/6, 1/3 या 1/4? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी, 1/6। अर्थ क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा की जाती है। अगर आपको कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता तो वो जमानत राशि आपकी जब्त हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, कौन कौन लेते हैं, ये आपको बताया जा चुका है लास्ट वीडियोज़ में। तो उन लोगों से मिलकर जो निर्वाचक मंडल बनता है, जो कि राष्ट्रपति का चुनाव करता है, उस निर्वाचक मंडल की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 54, आर्टिकल 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सत्य है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतता है जिसे कुल पड़े वैध मतों का 50% प्लस 1 वोट प्राप्त होता है। तो बताया जा चुका है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत के आपको जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, प्रेफरेंस के अनुसार आपको अपने वोट देने होते हैं। वहाँ पर जो आपके निर्वाचक मंडल है उनके सदस्यों को प्रेफरेंस के अनुसार वोट देने होते हैं कि पहली चॉइस ये, सेकंड चॉइस ये, थर्ड चॉइस ये। ठीक है। और दूसरा है 50% प्लस 1। हाँ दोस्तों, जैसे 50% प्लस 1 वोट प्राप्त होता है वह यह चुनाव जीतता है। 50% प्लस 1 को न्यूनतम कोटा भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जब तक 2026 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं होते तब तक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राज्यों की जनसंख्या 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या को माना जाएगा? 4 ऑप्शन, 81वां संशोधन, 82वां संशोधन, 83वां संशोधन, 84वां संशोधन। इसका सही उत्तर है डी, 84। दोस्तों, ये प्रावधान क्यों किया गया है? इस प्रावधान को करने का कारण है कि हम एक तरफ तो जनसंख्या नियंत्रण की बातें कर रहे हैं, है ना। यदि हम अधिक जनसंख्या वाले लोगों को अधिक स्थान निर्धारित करेंगे तो ये तो उनके लिए पुरस्कार हो गया, और जिन्होंने कंट्रोल किए जनसंख्या उनके लिए नुकसान हो गया। इसलिए यह व्यवस्था दोस्तों की गई है 84वें संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की
पदावधि का उपबंध किया गया है? 4 ऑप्शन: अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति 5 साल तक अपने पद पर रहता है, यह उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में सत्य है? राष्ट्रपति 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। बिल्कुल सही है ये। दूसरा है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, 1 और 2 दोनों सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? भूतपूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ तथा उसके प्रारूप से संबंधित है? अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59 या अनुच्छेद 60? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी, अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो किस अनुच्छेद में दी गई है? सरल भाषा में ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? अनुच्छेद 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के कम से कम कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी लिखित सूचना देना अनिवार्य है? आपको बताया जा चुका है, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों में से किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। जब आप आरोप पत्र राष्ट्रपति के प्रति प्रस्तुत करेंगे सदन में, आरोप पत्र प्रस्तुत हो जाता है तो उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देना आवश्यक होता है। 14 दिन पहले सूचना दिए बिना महाभियोग की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति बिना किराया, ये मिसप्रिंट है यहाँ ध्यान रखिएगा, बिना किराए के शासकीय आवास का उपयोग करता है तथा ऐसे वेतन तथा भत्तों को प्राप्त करता है जो संसद विधि द्वारा नियत करे। बिल्कुल सही है दोस्तों ये स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति को वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार प्रदान किया जाता है। ये ऑप्शन भी दोस्तों सही है। तीसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है जो आयकर मुक्त होता है। यह स्टेटमेंट भी ठीक है। चौथा स्टेटमेंट है, संसद द्वारा राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान ही उसके वेतन तथा भत्तों में वृद्धि या कमी की जा सकती है। ये ऑप्शन दोस्तों गलत है। राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में वृद्धि तो की जा सकती है उसकी पदावधि के दौरान, लेकिन किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन या कमी उसमें नहीं की जा सकती। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? उसके न्यायालय की संधियों, उसके द्वारा की गई संधियों के आधार पर, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न होने पर, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर या उपरोक्त सभी आधारों पर। तो यहाँ दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का मात्र एक ही आधार दिया गया है और वो है संविधान का अतिक्रमण।
तो सही क्वेश्चन, इसका सही क्वेश्चन का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 62? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभियोग प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य है? महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए और प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। जो प्रस्ताव रखा जाता है महाभियोग का, उस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना इस विषय में आवश्यक होता है। दूसरा है, यदि यह प्रस्ताव उस सदन में जिसमें वह रखा गया है समस्त सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो वह आगे की जांच के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। जैसा कि आपको बताया गया है कि दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, जिसे विशेष बहुमत भी कहते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से कोई स्पष्टीकरण देने का अधिकार नहीं है। नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। राष्ट्रपति दूसरे सदन में स्वयं अपना पक्ष रख सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने के लिए कह सकते हैं। तीसरा गलत है। चौथा क्या है? जांच के पश्चात यदि द्वितीय सदन भी प्रथम सदन की भांति महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लेता है, तो उसी दिन से राष्ट्रपति पद रिक्त समझा जाता है। ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसके सही ऑप्शन क्या है? 1, 2 और 4। तो सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त हैं? 11वें संशोधन द्वारा, 12वें संशोधन द्वारा, 13वें संशोधन द्वारा या 14वें संशोधन द्वारा? तो यह व्यवस्था की गई है दोस्तों 11वें संशोधन द्वारा। यदि विधानसभा में कुछ स्थान खाली हैं या लोकसभा में कुछ स्थान खाली हैं, तो न्यायालय ने 11वें संशोधन में यह व्यवस्था दी है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को चुनौती नहीं दे सकता कि इसके निर्वाचक मंडल में इतने पद खाली हैं। अब एक और मज़ेदार बात यह है कि कुछ पद खाली जो कोर्ट ने कहा है, इस कुछ का क्या अर्थ है? यदि 50% से ज़्यादा भी अगर स्थान खाली होते हैं, क्या तो भी चुनाव हो सकता है? दोस्तों यह संवैधानिक अनुवाद का प्रश्न है जो समय आने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री को यह दायित्व देता है कि वे समय समय पर कार्यों की सूचनाएं राष्ट्रपति तक पहुंचाएं या उन्हें बताएं या उन्हें प्रदान करें। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77 या अनुच्छेद 78? इस प्रश्न का सही आंसर है डी, अनुच्छेद 78, आर्टिकल 78। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या राष्ट्रपति? पिछले वीडियो में आपको कुछ महान्यायवादी के बारे में बताया गया था कि भारत सरकार का प्रथम या
भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, वहाँ बोल सकता है, लेकिन मताधिकार नहीं कर सकता, और राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रहता है। तो इसका सही आंसर है क्या? डी, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति विशिष्ट क्षेत्र के कितने लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? 10, 11, 12 या 13? तो जैसा आप लोग भी जानते होंगे कि राष्ट्रपति 12 लोगों का मनोनयन राज्यसभा में कर सकता है जो कि विशेष क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जिन क्षेत्रों से लोगों को नियुक्त करते हैं उन क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन शामिल नहीं है, जबकि राज्यपाल जो विधान परिषद में नियुक्ति करते हैं वहाँ पर सहकारी आंदोलन शामिल है। अभी तक आंग्ल भारतीय सदस्यों की दो आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति लोकसभा में भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, लेकिन 2020 के बाद से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ए 110, 111, 112 या 113? इसका सही आंसर है बी 111। धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति साधारण विधेयक को पारित होकर आने की स्थिति में एक बार दोबारा पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। दोबारा पारित होने पर वो उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, लेकिन संविधान में कहीं भी समय सीमा नहीं दी गई है कि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति कितने समय में प्रदान करेगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 107 या अनुच्छेद 108? तो बताया गया था यदि दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, अर्थात एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरे ने पारित नहीं किया, या कुछ ऐसे सुझाव प्रस्तुत किए उस विधेयक के संबंध में जो कि पहले सदन को मंजूर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक साथ बैठक बुला सकते हैं अनुच्छेद 108 के द्वारा। इसमें आगे ये भी बताया था कल आपको कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और साधारण बहुमत से वह विधेयक वहाँ पारित किया जाता है। चलिए, हम बार बार आपको रिपीट करा रहे हैं, आप स्वयं से भी प्लीज़ इन चीज़ों को रिपीट कीजिए। वीडियोज़ आपके पास है, आप कभी भी इन्हें चलाकर देख सकते हैं, दोबारा बार बार इनको रिवाइज कर सकते हैं। प्लीज़ इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ एग्ज़ाम में अच्छा हो, वो भी आपके साथ कहीं सेलेक्ट हों। उनके साथ इश्यूज़ डिस्कस कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। इस चैनल पर आपको सारी आपकी आवश्यकता की सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मांगी जाती है। जहाँ तक कि हिंदी की, इंग्लिश की क्लासेस भी आपको इन पर उपलब्ध होंगी। मार्केटिंग की क्लासेस जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है वो भी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होगी। तो प्लीज़ ध्यान रखें थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन विधेयकों, ये यहाँ मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा, किन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? धन विधेयक, वित्त विधेयक, लोक कल्याण संबंधी विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक? तो आपको जैसा कि बताया जा चुका है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजते। यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने के बाद प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है?
अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213 या अनुच्छेद 223। तो आपको बताया गया है कि कहीं ऐसी परिस्थिति कभी उत्पन्न हो जाए कि संसद का सत्र नहीं चल रहा और तत्काल किसी कानून की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सही आंसर क्या होगा? बी, 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक तथा मुख्यमंत्री। दोस्तों, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर होगा डी, सभी सही। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। धन विधेयक तथा ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित है किंतु धन विधेयक नहीं है। जी हाँ, इस विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। किसी नए राज्य का निर्माण अथवा वर्तमान राज्य क्षेत्र की सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाला विधेयक अथवा भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, इस विधेयक पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अगला है व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला राज्य का कोई विधेयक या कराधान से संबंधित ऐसा विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता हो। जी हाँ, इस पर भी राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति आपको लेनी होती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इसका सही आंसर होगा डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वह राष्ट्रपति कौन से हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, नीलम संजीव रेड्डी या वीवी गिरी। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद, निम्नलिखित में से किस किस ने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? वीवी गिरी, एम हिदायतुल्ला, नीलम संजीव रेड्डी या बीडी जत्ती। इसमें दोस्तों वीवी गिरी, एम हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती, इन तीनों ने ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। याद रखने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें तो हो सकता है आपको कहीं एक ही ऑप्शन दे के पूछ ले कि इसमें से कौन है जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो वीवी गिरी, एम हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती। सही आंसर सी। सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था वो थे एम हिदायतुल्ला। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी या एम हिदायतुल्ला। दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या नीलम संजीव रेड्डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सत्य है? संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक में निर्विरोध रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतिम राष्ट्रपति चुना। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के प्रथम चुनाव तक। बिल्कुल सही है दोस्तों। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने तथा अनुमोदन सरदार पटेल ने किया था। यह भी सही है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। यह भी सही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल में हुआ था। दोस्तों, ये भी ठीक है। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं। याद रखिएगा, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ आपको 4 प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं एक साथ ऐसे क्वेश्चंस में।
जो कि आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो आगामी चुनावों में आगामी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे राष्ट्रपति कौन थे जिनकी मतगणना में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? इसका सही आंसर दोस्तों सी, बीवी गिरी। मैंने अभी बताया आपको कि आपको अलग अलग प्राथमिकताओं के लिए वोट देना होता है। निर्वाचक मंडल जो होता है, जो लोग इस चुनाव में भाग लेते हैं, उन लोगों को अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं दर्ज करनी पड़ती हैं। मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं और आप कहीं के सांसद हैं, आपने वोट दिया कि पहला जो मैं चाहता हूं कि पहली मेरी प्रायोरिटी है डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरी बीवी गिरी, तीसरी एम हिदायतुल्ला। तो जो सेकंड प्रायोरिटी थी उसकी जांच पहली बार किस के मतदान में की गई थी, किस राष्ट्रपति के में? वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था? बी.डी. जत्ती, आर. वेंकटरमन, एम हिदायतुल्ला या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो इसका सही आंसर है सी, एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, एम हिदायतुल्ला, बी.डी. जत्ती या बीवी गिरी? इस प्रश्न का सही आंसर है डी, वीवी गिरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में सत्य। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय व्यय का विवरण या बजट प्रस्तुत करवाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत की आकस्मिकता निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, यह भी सही है। और राष्ट्रपति को वित्त आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार है, यह भी सही है। इसका सही उत्तर क्या है? डी, चारों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत द्वारा विदेशों से किए जाने वाले संधि और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, विभाग के मंत्री, राष्ट्रपति या विभाग के सचिव? तो आपको लास्ट वीडियोस में बताया गया है कि भारत सरकार के द्वारा विदेशों से जितने भी संधि समझौते किए जाते हैं वह सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। सही आंसर सी, राष्ट्रपति। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? क्या किसी चुने हुए संसद सदस्य में, सांसद में कोई निर्योग्यता आ गई है, या वह कहीं लाभ का पद भी धारण कर रहा है, या अन्य किसी प्रकार की निर्योग्यता है, तो इसका निर्णय राष्ट्रपति करते हैं निर्वाचन आयोग की सलाह पर। तो सही ऑप्शन क्या है? डी, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा पद ग्रहण के पूर्व या पश्चात अपनी व्यक्तिगत हैसियत में किए गए किसी कार्य के लिए उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई सिविल कार्यवाही तब तक संस्थित नहीं की जाएगी जब तक कि उसे इसकी सूचना ब्लैंक पूर्व ना दे दी गई हो। पहले सही आंसर लगा लीजिए इसका बी, 2 माह। दोस्तों, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामले में कार्रवाई किसी न्यायालय में शुरू नहीं की जाएगी। और यदि राष्ट्रपति बनने से पहले का कोई व्यक्तिगत हैसियत से या कोई उनके व्यक्तिगत मामला है जिस पर कोई सिविल न्यायालय की कार्रवाई होनी है, तो वो कार्रवाई शुरू करने से 2 महीने पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल को आपको इसके विषय में सूचना देनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बार देख चुके हैं आप, निम्नलिखित में से किन किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित होने से अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूलाधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? कई बार बता चुके हैं दोस्तों
कि इस राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगाया जा सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण पर आपातकाल लगा है तो अनुच्छेद 19 को भी निरस्त हो जाता है। ठीक है, 19, 20, 21 तीनों निरस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो 19 निरस्त नहीं होगा, केवल 20 और 21 निरस्त होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? इसका सही आंसर है ए, युद्ध और बाह्य आक्रमण। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कम से कम 50 लोग उसके नाम को प्रस्तावित करें और अन्य 50 अनुमोदित करें। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए 20 लोग प्रस्तावित करेंगे, अन्य 20 लोग अनुमोदित करेंगे। तो इसका सही आंसर बी, 20 लोग। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? पूर्व राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, न्यायालय के न्यायाधीश या महान्यायवादी? सही आंसर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उसके पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता? सीएजी, महान्यायवादी, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? सही ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। इसे उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं दिया जाता, इसे राज्यसभा के अध्यक्ष का सभापति होने का वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, इनमें से कोई किसी सदन में नहीं, या इनमें से किसी भी सदन में? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बी, राज्यसभा में। जैसा आपको बताया गया है, यदि राज्यसभा अपने बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर देती है और लोकसभा उससे सहमत है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार में होनी चाहिए? आप सभी समझ रहे हैं कि राज्यसभा का सभापति है तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें सही आंसर क्या है दोस्तों? बी, राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के समान महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा, लोकसभा द्वारा पारित ऐसे प्रस्ताव के द्वारा जिससे राज्यसभा सहमत हो, या राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित ऐसे संकल्प के द्वारा जिससे लोकसभा सहमत हो। सही आंसर आप जान रहे हैं, डी, राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित ऐसा संकल्प जिससे लोकसभा सहमत हो। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 61, 62, 63 या 64? इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 63 यानी कि सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किन किन को 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति चुना गया है? एस राधाकृष्णन, वेंकट रमन, मोहम्मद हामिद अंसारी और भैरव सिंह शेखावत। तो दोस्तों आप जानते हैं कि एस राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी, इन दो को 2-2 बार उपराष्ट्रपति कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो सही आंसर क्या होगा? सी, एस राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? वीबी गिरी, कृष्णकांत, वेंकट रमन या जाकिर हुसैन? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, कृष्णकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के कारण अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही अपना त्याग पत्र दे दिया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत
या गोपाल स्वरूप पाठक? इसका सही आंसर है सी, भैरव सिंह शेखावत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में सत्य है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, किंतु राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। तो दोस्तों इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 1 और 2 सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में सत्य है? संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का प्रावधान दिया गया है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति पद का। तो दोस्तों इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। यह एक परंपरा है जिसके अनुसार ऐसा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रशासन की वह कौन सी सर्वोच्च इकाई है जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है? संसद, लोकसभा, कैबिनेट या प्रधानमंत्री कार्यालय? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, कैबिनेट। चलिए नेक्स्ट। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, कई बार बता चुके हैं। किसके प्रति होती है? 4 ऑप्शन, राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा या लोकसभा। सही ऑप्शन होगा, आप सभी जानते हैं, डी, लोकसभा। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई दुविधा हो तो हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी।